बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा उन चीज़ों के बारे में जो आपको लाज़मन मद्देनज़र रखनी चाहिए अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं या किसी डेवलपर से डिज़ाइन करवा रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी वेबसाइट के अंदर जो है लाज़मन उन पे फ़ोकस किया जाना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे उनके ऊपर और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी और आपके लिए जो है आने वाले वक्त में कारआमद साबित होगी। तो सबसे पहले मैं आपको मेन हेडिंग्स उनकी बताता हूँ कि मेन चीज़ें क्या हैं। 6 चीज़ों के ऊपर मैं फ़ोकस कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, जो मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये जो है इनके ऊपर लाज़मन फ़ोकस किया जाना चाहिए। और वो क्या हैं, तफ़सीली बात होगी आगे इनके ऊपर। तो सबसे पहले इनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है डिज़ाइन एंड यूएक्स, अगली चीज़ है मोबाइल फ्रेंडली, तीसरी चीज़ है नेविगेशन, चौथी चीज़ है स्पीड, पाँचवीं चीज़ है एसईओ और सबसे लास्ट में नंबर 6 पे हमारे पास है सिक्योरिटी। तो अभी वन बाय वन इनके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरा कंटेंट आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर हैं। और ये वीडियो हेल्पफुल होगी बहुत डेवलपर्स के लिए और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो वेबसाइट बनवाना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ है डिज़ाइन एंड यूएक्स। तो यूज़र सबसे पहले जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, कोई भी विज़िटर आता है, तो सबसे पहली चीज़ जो उसके पास विज़िबल होती है वो आपका डिज़ाइन होता है। आपकी जो लेआउट्स हैं वो होती हैं, ठीक है? आपने किस किस्म के कलर्स यूज़ किए हुए हैं, किस किस्म के फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हुए हैं। तो जो आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन है वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है? और विजुअली जो है वो अपीलिंग होना चाहिए, यानी यूज़र जो है उसको वो अट्रैक्टिव लगे। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एडवांस किस्म के जो है वो एनिमेशंस यूज़ करें, हैवी किस्म के ग्राफ़िक्स लगाएँ, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट की जो लेआउट है वो क्लीन हो और वो यूज़र फ्रेंडली हो। यूज़र जो है जो भी चीज़ वो देख रहा है उसको समझ आए कि मैं जो है इस चीज़ को रीड कर रहा हूँ, ठीक है? यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो कलर स्कीम है वो इस तरह की रखी हुई है कि जो टेक्स्ट है वो बैकग्राउंड कलर के ऊपर नज़र ना आ रहा हो, ठीक है? एक्सेसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इसी के अंदर दूसरी चीज़ है यूएक्स, यूज़र एक्सपीरियंस। जब आपका डिज़ाइन अच्छा होगा तो यूज़र एक्सपीरियंस इससे जो है वो बेहतर होगा। बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस सिर्फ़ और सिर्फ डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें और भी आती हैं। लेकिन जो पहला इंप्रेशन यूज़र लेगा वो आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन से लेगा। तो इसको आपने लाज़मन देखना है और इसके ऊपर आपने फ़ोकस करना है। अगली चीज़ है रिस्पॉन्सिवनेस। वेबसाइट जो है आपकी मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है? इसके ऊपर जितना भी कंटेंट है वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव होना चाहिए ताकि वो हर स्क्रीन के ऊपर अच्छा दिखाई दे। मिसाल के तौर पे हमारे पास 3 तरह की मेन डिवाइसेज़ हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन होती है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास टैबलेट डिवाइस होती है और तीसरी जो स्क्रीन है वो मोबाइल स्क्रीन है। तो चूँकि इन तीनों की विड्थ जो है वो डिफरेंट है, तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि जो एक आपने लेआउट डिज़ाइन की है एक बिगर स्क्रीन के लिए, डेस्कटॉप के लिए, अब फ़र्ज़ करें वहाँ पे आपने 2 कॉलम्स साइड बाय साइड डिज़ाइन किए हुए हैं। लेकिन मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चूँकि वो उसकी चौड़ाई कम है, उसकी विड्थ कम है, तो वो प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं हो पाएगी। वो जब ज़ूम आउट होके बहुत ज़्यादा यूज़र को छोटी नज़र आएगी, तो वो उससे एक बुरा इंप्रेशन लेगा। तो आपने अपनी जितना भी कंटेंट है, ये मैं स्पेसिफ़िकली नहीं बता रहा, मैं आपको जेनेरिक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आपका वेबसाइट के ऊपर जितना भी कंटेंट है आपने वो इस तरह से जो है उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है कि हर स्क्रीन के ऊपर उसका डिज़ाइन जो है बेशक चेंज हो जाए, मगर वो यूज़र को जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, जो चीज़ यूज़र तक पहुँचनी चाहिए, वो प्रॉपर्ली पहुँचे। तीसरी चीज़ है नेविगेशन। तो नेविगेशन के ऊपर जो है मैंने देखा है अक्सर जो है 40% लोग हैं जो नेविगेशन के ऊपर फ़ोकस नहीं करते और इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। उसकी वजह ये है कि नेविगेशन जो है वो समझें कि आपकी जो वेबसाइट है उसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स तक पहुँचने के जो है वो गेट्स हैं। यानी अगर आपने मुख्तलिफ़ पेजेस बना रखे हैं लेकिन आपने उनको मेन मेन्यू के अंदर इंक्लूड नहीं किया हुआ, तो यूज़र कैसे डिस्कवर करेगा कि आप कौन-कौन सी सर्विसेज़ दे रहे हैं, आप कौन-कौन सी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं या आपका पोर्टफोलियो क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके जो भी लिंक्स हैं आपके, वो जो है एक तो ये है कि वो अपडेटेड होने चाहिए। कोई भी ऐसी नेविगेशन आइटम ना हो जिसके ऊपर यूज़र क्लिक करे तो जो फर्दर लैंडिंग पेज है वो वहाँ पे अवेलेबल ही ना हो। तो एक तो ये है कि वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? यूज़र जो भी चीज़ फाइंड करना चाहते हैं वो उसे ईज़िली मिलनी चाहिए और ये जो चीज़ है कि वो उसको आपने टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहना है। चौथी चीज़ है लोडिंग स्पीड। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक 3 चीज़ों के ऊपर जो मैंने बात की है, इसके ऊपर जो है 90% लोग फ़ोकस करते हैं और इसके ऊपर बहुत ही अच्छा काम भी करते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन ये जो अगली 3 चीज़ें हैं, इनके ऊपर बहुत ही कम लोग फ़ोकस करते हैं। डेवलपर्स की साइड से भी इसके ऊपर फ़ोकस कम है और जो लोग वेबसाइट बनवाते हैं, वो भी इसको इतना प्रेफ़र नहीं करते। लेकिन जब लॉन्ग टाइम तक आपकी वेबसाइट चलती है, तो ये जो अगली चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा, ये ऐसे हिडन फ़ीचर्स हैं कि अगर आप इनके ऊपर फ़ोकस नहीं करते, तो आपकी वेबसाइट जो है वो उसका कोई फ़ायदा आपके कारोबार को नहीं होता, उसका होने या ना होने से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता।
तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये बहुत ही हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इनके ऊपर हम बिल्कुल फ़ोकस नहीं करते और मेरे ख़्याल में इनके ऊपर जो है ज़्यादा फ़ोकस किया जाना चाहिए। वो जो पहली 3 चीज़ें हैं, वो सिर्फ़ आप ये समझें कि आपकी वेबसाइट के ऊपर दिखने वाली हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं, ये वो हिडन कह लें कि फ़ीचर्स हैं, जो आपकी वेबसाइट जो है ग्रो करने में मदद देते हैं। तो पहली चीज़ जो इसके अंदर है और हमारी जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसके लिहाज से ये चौथी बनती है, वो है इसकी लोडिंग स्पीड। आपकी वेबसाइट जो है वो कितने टाइम में लोड हो रही है। तो याद रखें कि जो भी एक फ़ास्ट लोडिंग वेबसाइट होगी हमेशा विज़िटर को वो एंगेज करेगी। ठीक है, आपको मैं एक आम सी मिसाल देता हूँ कि इवन अगर आप फ्री भी हों तो आप कहीं पे जाएँ किसी एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए, तो आप प्रेफ़र करेंगे कि आप वहाँ पे जाएँ जहाँ पे रश ना हो। ठीक है, इवन अगर आप बिल्कुल फ्री भी हों लेकिन फिर भी आपकी प्रेफ़रेंस यही होगी। तो ये एक मैं आपको जेनेरिक मिसाल दे रहा हूँ कि इस तरह से ये जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है या वेबसाइट को जो एक आपने समझे कि आपने जो कामयाब करना होता है, इसके पीछे यूज़र की एक पूरी जो साइकी है उसको समझना पड़ता है और उसको देख के आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो लोडिंग स्पीड जो है आपका देखें, जब यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है तो सबसे पहले डिज़ाइन से भी पहले जो चीज़ आएगी वो लोडिंग स्पीड आएगी। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो लोड होने में ही इतना टाइम ले रही है, तो लाज़मी बात है कि यूज़र उसको छोड़ के किसी और वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। तो वही सर्विसेज़ जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपके जो कम्पिटिटर्स हैं, उनकी वेबसाइट चूँकि उसकी स्पीड अच्छी है, वो जल्दी लोड हो रही है, तो यूज़र उनसे लेगा। तो ये जो है, ये जो चीज़ है लोडिंग स्पीड, इसको हम बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है? और हम जो है इसके ऊपर बिल्कुल फ़ोकस नहीं करते, मगर ये एक बहुत बड़ा इश्यू बनता है फ्यूचर के अंदर और दोनों साइड्स पे। तो इसके लिए मेरी एडवाइस ये है कि एक तो जो आप इमेजेस यूज़ करते हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करके यूज़ करें। ऐसे जो आप स्टॉक इमेजेस कहीं से भी इंटरनेट से उठाते हैं उनको फुल साइज़ में कभी भी यूज़ ना करें, आपकी वेबसाइट जो है उससे बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होती है। उसके अलावा 1-2 मेरे पास ऐसी टिप्स हैं जो खुद मैंने काफ़ी टाइम बाद सीखी हैं, मैं आपसे वो शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि जो इमेजेस हम यूज़ करते हैं वो करते हैं जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में। तो ये 2 फ़ॉर्मेट्स जो हैं ये बहुत ही हेवीली यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। आप उसके बजाय ये करें कि आप इमेज को कन्वर्ट करें वेब-पी फ़ॉर्मेट में, ठीक है? इंटरनेट के ऊपर ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो पीएनजी या जेपीजी जो फ़ॉर्मेट है उसको कन्वर्ट कर देंगी आपको वेब-पी फ़ॉर्मेट के अंदर। तो आप उसके अंदर कन्वर्ट करें और आपको मैं बताऊँ कि साइज़ का इतना ज़्यादा डिफ़रेंस है इन दोनों फ़ॉर्मेट के अंदर कि एक ही साइज़ की, एक ही रेज़ोल्यूशन की जो इमेज है वेब-पी फ़ॉर्मेट के अंदर आपको अगर वो 20 से 25 किलोबाइट के अंदर मिलेगी, तो पीएनजी या जेपीजी के अंदर वही इमेज आपको 200-250 किलोबाइट के अंदर मिलेगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, ये आपके लिए फ़ॉर अ लॉन्ग रन ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगी। 5वीं चीज़ है एसईओ। एसईओ कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन को। आपकी वेबसाइट जो है, वो आपकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस है, वो आपका फ़ेस है ऑनलाइन दुनिया में, ठीक है? और जो भी यूज़र आपकी सर्विसेज़ लेना चाहते हैं, जब आपकी रिलेटेड सर्विस को इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तो आपकी वेबसाइट को वहाँ पे इंडेक्स होना चाहिए, आपकी वेबसाइट को नज़र आना चाहिए। तो इसी से ही नए क्लाइंट्स आपके पास आएँगे, आपसे पूछेंगे और आपको अल्टीमेटली हायर करेंगे और आपको बिज़नेस मिलेगा। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है और इसको बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसके अंदर जो डेवलपर्स हैं ख़ास तौर पर उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो वेबसाइट को क्रिएट करते हुए जो है, जो बेसिक एसईओ प्रैक्टिसेज़ हैं उनको लाज़मी मद्देनज़र रखें। एसईओ वेबसाइट की बेसिकली अपने आप में पूरा एक समझ लें कि पूरी एक दुनिया है, ठीक है? लेकिन जो बेसिक एसईओ है वेबसाइट की, वो वेबसाइट के बनवाते वक़्त या आपने अगर खुद उसको बना रहे हैं तो बनाते वक़्त लाज़मन मद्देनज़र रखें। उसके अंदर आपकी टाइपोग्राफ़ी वगैरह आ जाती है, ठीक है? हेडिंग्स का प्रॉपर इस्तेमाल H1, H2, H3 का आपको पता होना चाहिए मैंने कहाँ पे यूज़ करनी है, कहाँ पे नहीं करनी। क्योंकि होता ये है कि जो ये मेन चीज़ें हैं, आपका टेक्स्ट कहाँ पे लगा हुआ है, आपने कौन-सी हेडिंग यूज़ की हुई है, उसी को देख के सर्च इंजन जैसे गूगल है या बाकी मुख्तलिफ़ किस्म के सर्च इंजन्स हैं, ये आपकी वेबसाइट को जो है उन्हीं चीज़ों से रीड करते हैं और उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके ऊपर क्या सर्विस लिस्ट है या इसके ऊपर कौन-सी जो चीज़ें हैं, कौन-सा जो कंटेंट है वो अवेलेबल है, किस हवाले से यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या कौन-सी सर्विस यूज़र यहाँ से ले सकता है। तो जब ये चीज़ें आपकी प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होंगी, तो जो भी जो है विज़िटर इंटरनेट पे सर्च कर रहा होगा, आपकी वेबसाइट विज़िबल ही नहीं होगी, ठीक है? तो इसका लाज़मन ख़्याल रखें, प्रॉपर्ली हेडिंग्स वगैरह यूज़ करें, ठीक है? इमेजेस के साथ ऑल्ट टेक्स्ट यूज़ करें, ठीक है? और काफ़ी सारी एसईओ प्रैक्टिसेज़ हैं, इस छोटी-सी वीडियो के अंदर उनको कवर नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं और ये वो एस्पेक्ट है जो आपको जो है ऑनलाइन समझें कि आपको प्रेज़ेंट करने में आपकी मदद करेगा। सबसे लास्ट है सिक्योरिटी और ये वो चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि बेमुश्किल कोई 5% लोग होंगे जो इसको देखते होंगे। हम लोग हर चीज़ कर लेते हैं, इवन स्पीड और एसईओ तक भी देख लेते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग जो है फ़ोकस नहीं करते। अब इसके अंदर भी 2 तरह की आती हैं, एक तो वेबसाइट ओनर की सिक्योरिटी है, जो बंदा वेबसाइट को ओन कर रहा है, दूसरा जो यूज़र है, जो विज़िटर है उसकी सिक्योरिटी है, ठीक है? तो ओनर की सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करूँ, तो उसके अंदर ये चीज़ आती है कि वेबसाइट जो है वो आपकी सेफ़ होनी चाहिए, उसके ऊपर आप जो है अच्छे पासवर्ड लगाएँ, स्ट्रॉन्ग किस्म के, और ताकि वो अनऑथराइज़्ड जो उसकी एक्सेस है वो ना हो, ठीक है? और फिर जो आप किसी को वेबसाइट डेवलप करने के लिए जो रोल्स वगैरह देते हैं, आप वही दें जो उसकी नीड है, ठीक है? अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ ब्लॉग पोस्ट जो है वो लिख रहा है, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको
एडमिन की एक्सेस दें, ठीक है? आप उसको एडिटर बना सकते हैं। तो इस तरह से और काफ़ी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस हैं। मेन मकसद मेरा ये है कि मैं ये चीज़ें हाईलाइट करूँ। दूसरी चीज़ है यूज़र की सिक्योरिटी, यानी उस विज़िटर की सिक्योरिटी जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है। वो कैसे होगी? वो होगी, सबसे जो मेन चीज़ है वो है आपकी एसएसएल, आपका एसएसएल सर्टिफ़िकेट, ठीक है? एसएसएल बेसिकली ये करता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है और उसके ऊपर यूज़र कोई ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, यानी आपसे कोई चीज़ बाय कर रहा है और आपको अपने किसी पेमेंट प्रोसेसर के थ्रू पे कर रहा है, तो जो आपका एसएसएल है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि आपका जो यूआरएल है वो एचटीटीपीएस हो, ठीक है? एचटीटीपीएस से क्या होता है कि जो भी यूज़र इन्फॉर्मेशन अपने एंड से, अपने मोबाइल से या अपने पीसी से एंटर करेगा अपने कार्ड की या फिर अपनी जो उसका अकाउंट है उसकी, वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाएगी, उसको वो एन्क्रिप्ट कर देगा, ठीक है? और आपकी वेबसाइट पे आके वो दोबारा डिक्रिप्ट होगी। अगर दरमियान में कोई इंटरसेप्टर आता है, तो वो उसको नहीं पता चलेगा कि इसने क्या लिखा है, क्योंकि वो जो है उसका जो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है और अभी वो एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में है। तो सिक्योरिटी जो है ये वो चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ही कम लोग फ़ोकस करते हैं और इसके ऊपर जो है हमें लाज़मन फ़ोकस करना चाहिए। और पहली दफ़ा वेबसाइट बनाने के बाद भी इसको वैसे ना छोड़ें, हमेशा जो लेटेस्ट आपकी अपडेट्स आती हैं, प्लगइन्स की आती हैं, उसके अलावा वर्डप्रेस की अपनी आती हैं, ठीक है? तो उनको लाज़मन अपडेट करें, उसके अंदर सिक्योरिटी रिलीज़ेज़ होती हैं, जो भी नया जो है सिक्योरिटी फ्लॉ डिस्कवर होता है, उसको एड्रेस करके अगली अपडेट के अंदर जो है वो फ़िक्स किया जाता है। तो लाज़मन अपडेट करें, कभी भी जो आपने वन टाइम एक चीज़ बना दी है उसके ऊपर रिलाई ना करें, ठीक है? और इसके अलावा एक चीज़ जो मैं आपको सिक्योरिटी के अंदर बताना चाहता हूँ, वो ये बताना चाहता हूँ कि बेशक आपकी वेबसाइट के ऊपर फीचर्स कम हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कभी भी आप पायरेटेड प्लगइन्स वगैरह यूज़ ना करें, ठीक है? पायरेटेड प्लगइन जब आप यूज़ करते हैं, तो आपको नहीं पता कि आपकी वेबसाइट कहाँ पे, कौन से जो है वो मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है? हम लोग इसके हवाले से बहुत ही कम अवेयरनेस रखते हैं, तो कभी भी कोई पायरेटेड प्लगइन यूज़ ना करें। आप बेशक जहाँ पे आप एक प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे 2 प्लगइन यूज़ कर लें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? या फिर आप अगर स्पेसिफ़िक कोई फ़ंक्शनैलिटी देना चाहते हैं, तो आप फ्री रिसोर्सेज़ देखें, ठीक है? आप वो रिसोर्सेज़ देखें जो ओपन सोर्स हैं, आपको फ्री में मिल रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ ना देखें जो पेड हो, लेकिन आप उसका कोई क्रैक लें और उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करें। और आप लाज़मी बात है, कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी अपनी वेबसाइट या आपके क्लाइंट की वेबसाइट जिसके ऊपर आपने इतनी मेहनत की है, बाद में जो है उसकी एक्सेस आपसे चली जाए, ठीक है? वो हैक हो जाए, ना क्लाइंट को फ़ायदा हो उसका और ना डेवलपर को फ़ायदा हो। तो इसके ऊपर लाज़मी फ़ोकस करें, ठीक है जी? तो ये थी 6 चीज़ें जो मेरे ज़हन में थीं और मैं आपको बताना चाह रहा था, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मज़ीद इंशाल्लाह ताला इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।